ओके दोस्तों, तो नाउ वी लाइक टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। सेल क्या होता है? बेसिकली एक डिवाइस होता है जो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। यानी सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड वो केमिकल एनर्जी के थ्रू जो है हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, तो कोई भी एक सेल का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन ऑफ सेल को हम बोलते हैं बैटरी। एक सेल पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, जो हायर पोटेंशियल वाला है एंड उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लोअर पोटेंशियल वाला होता है उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, बाकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है कभी भी। अगर बैटरी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, राइट। अच्छा, अब ध्यान दो, क्या सेल हमें केवल और केवल एक पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड करता है? जवाब है जी नहीं। सेल के अंदर जो हमारा करंट का कैरियर्स होते हैं वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो होते हैं आयंस। एंड आयंस के ड्यूरिंग द मूवमेंट सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस का सामना करना होता है एंड दैट इज मच हायर एज अ कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कारण पे सेल जो है वो ना केवल हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, साथ ही साथ वो हमारा सर्किट पे एक एडिशनल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसको हम लोग लिखते हैं आर पे। दैट आर विल बी इन सीरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई इट कैन नॉट बी पैरेलल? अगर ये पैरेलल पे होता, अगर मैं पैरेलल पे जोड़ दूंगा तो सर्किट हमारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, यानी एनी एक्सटर्नल सर्किट हमारा बैटरी पड़े पड़े डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरेलल पे कनेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली हमारा सीरीज पे ही कनेक्टेड हालात पर मिलेगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है जिसपे एक ईएमएफ है ई और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। एंड आइडियल सेल्स के केस में हम जो ये आर का वैल्यू लेते हैं दैट इज टेकन टू बी 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वो वाला केस जहां पे बैटरी इज प्रोवाइडिंग द करंट, यानी हमारा नॉर्मल डे टू डे सिनेरियो पे जहां पे बैटरी हमारा करंट को प्रोवाइड कर रहा है, वो वाला केस पे क्या होगा एक बार समझते हैं। सबसे पहले ये है हमारा पूरा का पूरा सेल, ये हमारा है ईएमएफ ई और ये है हमारा आर, और ये हमारा बैटरी का दो एंड पॉइंट्स है ए और बी। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा मेरा VAB। एंड नाउ अब ध्यान दो, मैं इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर समथिंग लाइक दिस। तो करंट जो है वो हमारा फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से I। तो I का वैल्यू ऑब्वियसली हम ध्यान दे सकते हैं
कैपिटल आर और स्मॉल आर हमारा सीरीज पे है, तो करंट आई जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, करंट आई तो हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैं अगर यहां से यहां देखूं तो यानी VA माइनस VB, तो यहां से यहां जाने पर ड्रॉप, लेकिन करंट के उल्टे डायरेक्शन पर जा रहा हूं तो यहां पर मुझे गेन मिलेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू E माइनस E स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VAB, दैट विल बी ER बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट विल बी लेस देन E। यानी अगर हमारा बैटरी करंट प्रोवाइड कर रहा है तो बैटरी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा वो हमारा डेफिनेटली E से कम होगा। तो बैटरी के ऊपर जो लिखा हुआ होता है 1.51 वोल्ट, ट्राई टू रियलाइज वो हमारा कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वो तब होता है अगर हम सर्किट पे कोई करंट प्रोवाइड ना करे, यानी यहां पर भी हम देख सकते हैं अगर कैपिटल आर टेंडिंग टू इंफिनिटी हो यानी ओपन सर्किट हो, तो इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर से डिवाइड करो VABE आ जाएगा। हम जब एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमें इससे तो कम ही मिलने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, as capital R increases, VAB also increases, R tending to infinity, VAB will tend to the electromotive force that is equals to E। ठीक है, अच्छा दूसरा केस यहां पर यह भी हो सकता है, जो हमारा बैटरी है, दैट बैटरी इज चार्ज्ड, बैटरी जो है उसको मैं चार्ज कर रहा हूं। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि हमारा रिचार्जेबल होते हैं, तो अगर मैं सेल को चार्जिंग कर रहा हूं तो ये है मेरा, यहां पर है मेरा टर्मिनल A और यहां पर है मेरा टर्मिनल B, और इसके अक्रॉस मैंने कोई एक एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर दिया। कोई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो है मैं इसको चार्ज करने का ट्राई कर रहा हूं। अगर ये वाले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है तो बैटरी के चार्जिंग के दौरान करंट जो फ्लो करेगा वो डेफिनेटली मेरा इस तरीके से होगा। मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है चार्जिंग के दौरान वो E है, तो ऑब्वियस सी बात है VAB दैट इज VA माइनस VB, E का ड्रॉप तो होगा ही होगा, प्लस I इंटू स्मॉल r। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो चार्जिंग के दौरान अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो VAB विल ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, अगर बैटरी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है यानी वो हमारा करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस सिंपली जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमें कम मिलेगा एज कंपेयर टू इट्स EMF। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा बैटरी जो है वो हमारा काम कर रहा है नॉर्मल एबनॉर्मल तरीके से, यानी बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल सोर्स के सहारे, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमारा सेल का EMF से डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। ओके दोस्तों, तो जल्दी इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज इक्वल्स टू 8.4 एम्पियर when current of 8.4 volt when current is equals to 1.5 ampere flowing from the negative terminal of the battery to the positive terminal inside the battery। अच्छा ध्यान देना,
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बैटरी के बाहर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए ध्यान देना इनसाइड द बैटरी तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल भी वैसे ही हमारा करंट फ्लो करता है। और चार्जिंग के दौरान अगर हम ध्यान देना, करंट जो हमारा फ्लो करता है इनसाइड द बैटरी दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी ये जो पहला वाला केस दिया हुआ है दैट इज डेफिनेटली अ डिस्चार्जिंग केस, और ये वाला जो केस है दैट इज डेफिनेटली अ चार्जिंग केस। करंट हमारा रिवर्स डायरेक्शन में है, तब पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है 9.4 वोल्ट, ठीक है, फॉर द करंट ऑफ 3.5 एम्पियर। तो वी हैव टू कंप्यूट द EMF E and the internal resistance R। सो पहले वाले केस पे अगर हम ध्यान दें तो VAB जो हमारे पास आएगा दैट विल बी E माइनस I1 इंटू स्मॉल r, दैट इज इक्वल्स टू 8.4 वोल्ट, यानी E माइनस 1.5 r दैट इज इक्वल्स टू 8.4। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उल्टे तरफ से सोचूं, यानी ड्यूरिंग द चार्जिंग हमारे पास जो VAB आएगा दैट विल बी E प्लस I2 इंटू R दैट इज 9.4, यानी E प्लस 3.5 R is equals to 9.4. So these are the two equations we have to simply solve. तो सिंपली एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जो है सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास 5R जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 1, यानी R विल बी 0.2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली आ गया है 0.2 ओम, एंड E जो है अगर हम ध्यान दें किसी भी एक में पुट कर देता हूं, दिस विल बी 0.3, तो EMF ऑफ द सेल जो आएगा दैट विल बी 8.7 वोल्ट। ठीक है। तो ये हमारा डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का केस है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग सेल से चेंज करते हुए बैटरी पर जाते हैं, यानी सबसे पहले हम देखेंगे grouping of cells in series। grouping of cells in series। तो मान लो हमारे पास दो सेल इस तरीके से है। पहला केस देख लेते हैं। यहां पर है EMF E1 दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरा यहां पर EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अच्छा ध्यान देना, दोनों बैटरी को मैंने सपोर्टिंग पोजीशन पे अप्लाई किया हूं, तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट सेल जो है वो हमें ध्यान देना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपली हम एक काम करेंगे, हम इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे कैपिटल R। तो करंट जो फ्लो कर रहा है अगर मैं मान लेता हूं I, तो ये वाले सर्किट पे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमारा 0 होना चाहिए। तो सिंपली हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR दैट मस्ट इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास जो करंट हमारा आ जाएगा I दैट विल बी E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। Now, according to our definition, जो ये वाले सर्किट और यहां पर
जो इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला सेल और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल के अक्रॉस जब मैं सेम रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड करूंगा तो भी इन दैट केस मेरा सेम करंट आई जो है वो हमारा फ्लो करना चाहिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो आई मेरा आएगा दैट विल बी E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R। तो अब अगर मैं इन पे कंपेयर करता हूं तो कंपेयरिंग हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी E1 प्लस E2। लॉजिकल बात है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड हो रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ओपन सर्किट के केस में जो नेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों बैटरी का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा एंड R इक्विवेलेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये तो हमारा सिंपली क्या करना है, रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसी की तरह होगा। यानी बेसिकली क्या है, हम सेम सर्किट को सारे रेजिस्टेंस को एक तरफ कर दो और सारे जो हमारा आइडियल सेल्स है उनको दूसरी तरफ कर दो, उनका ईएमएफ ऐड करके निकाल दो और रेजिस्टेंसेस को ऐड करके निकाल दो, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट नॉन आइडियल सेल है वो हमारा बन जाएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मेरा ये वाला सिनेरियो हो, यहां पर है E1, यहां पर है R1 और दूसरा बैटरी मेरा इस तरीके से कनेक्टेड है, दिस इज माई E2 एंड दिस इज माई R2। E1 is given to be greater than E2 और इसके अक्रॉस अगर मैं अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक रेजिस्टेंस R प्रोवाइड करता हूं तो दोनों जो हमारा अलग एक पावर का बैटरी है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है ऐसा फ्लो करे और ये चाह रहा है ऐसा फ्लो करे, बट जो ताकतवर है वो मेरे ख्याल से जीतेगा। लेट्स सी, यहां पर अगर करंट फ्लो होता है I, तो ये वाला सर्किट पे अगर हम ध्यान दें, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो करंट I जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी E1 माइनस E2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R। अब अगर मैं इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, समझ में आया? सो रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं होता है, वो डायरेक्शनलेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हमारा ईएमएफ है दैट हैज अ डायरेक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली हैव अ डायरेक्शन, तो उसके कारण यहां पर ईएमएफ पे जो है वो तो हमारा माइनस होने वाला है। तो अगर मान लो मैं बहुत सारा सेल्स लगाता हूं, इफ n cells are in series, E1 R1 है, E2 R2 है, E3 R3 है, तो E इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2 डॉट 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 प्लस माइनस EN, इस पूरे चीज का मॉड। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा? प्लस
and minus to be decided via supporting or opposing. वो सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस और माइनस साइन जो है वो हमारा डिसाइड होगा। अगर सारे सपोर्टिंग में है तो सारे प्लस लगा दो, जो कोई एक अपोजिंग है तो फिर उस वाले जगह पर माइनस कर दो। अगर तुम गलत मान लोगे, यहां पर मान लो अगर मैं करंट को उल्टा मान लेता तो E2 माइनस E1 आता, यानी इफेक्टिव ईएमएफ के लिए तो हमें उसका मॉड ले लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बैटरी हमने उल्टा एज्यूम कर लिए हैं तो इसलिए हमारा नेगेटिव आ रहा है, बट ईएमएफ ऑफ द सेल इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ईएमएफ ऑफ द सेल इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बाहर में इसलिए एक मॉड जो है वो मैंने लगा दिया हूं। और जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो तो हमारा सिंपली जो है दैट विल कम आउट टू बी R1 प्लस R2 डॉट 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 अप टू Rn। दैट इज अ सिंपल केस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, ये वाला केस थोड़ा सा टेढ़ा है। सबसे पहले हम थोड़ा दो आइडियल सेल को पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस E एंड E। दो आइडियल सेल है, इनमें कोई भी हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालने के लिए बोले तो ये वाला पॉइंट अगर 0 पे है, ये वाला पॉइंट मेरा E पर है, तो VAB will be simply equals to E, यानी एक सेल का जो हमारा EMF होगा वही हमारा टोटल कॉम्बिनेशन का ही EMF होने वाला है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे। क्यों सर? अब उसका एक फायदा है, तो ध्यान दो, अगर मैं रेजिस्टेंस R लगाता हूं, जो करंट I मिलेगा वो I तो मेरा E बाई R ही रहेगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें, इंडिविजुअल सेल जो प्रोवाइड करेगा वो मेरा I बाई 2 और I बाई 2 हो जाएगा, यानी दोनों बैटरी का जो डिके रेट है वो हमारा आधा हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम का जो लॉन्जिविटी है वो हमारा डेफिनेटली बढ़ जाएगी। बट टोटल सर्किट का जो ईएमएफ है उस पर तो कोई बदलाव नहीं आना है। अगर दो आइडियल सेल ऑफ सेम ईएमएफ को हमने पैरेलल पे कनेक्ट कर दिए, सीरीज में वो 2E बन जाएगा या फिर 0 बन जाएगा। सपोर्टिंग में 2E और अपोजिंग में 0, बट पैरेलल पे टोटल ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर हम नॉन आइडियल आइडियल सेल्स ऑफ अनइक्वल ईएमएफ लगाए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है, क्योंकि ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 पर मानता हूं, एक बार 0 मानना तो मेरा हक है, तो ये वाला सेल जो है वो E1 पे बनाना चाहेगा और ये वाला सेल हमारा E2 पे बनाना चाहेगा। सो ऐसा दो आइडियल सेल को हम पैरेलल पे कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, कोई एक सेल का विस्फोट हो जाएगा, राइट, ड्यू टू द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो हम सिंपली बोलेंगे सर्किट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, तो सर क्या नॉन आइडियल सेल को मैं लगा सकता हूं? देखते हैं, लेट्स सी। तो मान लो दो नॉन आइडियल सेल को मैं लगाता हूं, यहां पर है मेरा E1, यहां पर है मेरा R1 और यहां पर है मेरा E2 और यहां पर है मेरा R2। मैंने नॉन आइडियल सेल्स जो है उन दोनों को मैंने पैरेलल पे कनेक्ट किया। सो नाउ ट्राई टू रियलाइज, नाउ वी हैव अ पॉसिबिलिटी, हमें इस पे इक्विवेलेंट जो है वो भी निकालना पड़ेगा। लेट्स सी। तो मान लो इसके अक्रॉस जब मैंने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्ट किया, तो इसके थ्रू करंट अगर मेरा आई जा रहा है
सो वी हैव टू रियलाइज इसके बदले अगर मैं E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट वाला सर्किट लूं और उसके थ्रू भी मैं सेम रेजिस्टेंस जो है वो दूं, तो यहां पर भी करंट जो है वो हमारा I ही जाना चाहिए। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स सी, ये करंट I जब जाएगा तो यहां पर वो दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा। ये होगा I1, ये होगा मेरा I2। ठीक है, एंड I2 को मैं सिंपली लिख सकता हूं I माइनस I1 अकॉर्डिंग टू द KCL। नाउ सबसे पहले यहां पर ये वाले सर्किट पे मैं KVL लगा लेता हूं। तो यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास जो पहला इक्वेशन आ जाएगा दैट विल बी E1 माइनस E2, इधर ले जाके I1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R2। और दूसरा अपने मर्जी से कोई भी एक सर्किट पे लगा लो। मान लो मैं ये बड़ा वाला लूप ले लेता हूं, तो यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, और फिर नीचे आ जाओ, यहां से यहां गेन, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यानी I1 R1, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व। I1 तो मुझे जिंदगी में चाहिए नहीं, तो ऊपर वाला इक्वेशन को पूरा R1 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। E1 माइनस E2 इंटू R1, I1 R1, I R1 R2। और नीचे वाला इक्वेशन जो है, नीचे वाला इक्वेशन को R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो E1 इंटू R1 प्लस R2, I1 R1 इंटू R1 प्लस R2 और सिंपली अगर मैं इन दोनों को अब सब्सट्रैक्ट कर दूं, नीचे में से ऊपर को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा I इंटू R प्लस, सॉरी, R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। नाउ दिस माइनस दिस करूंगा तो E1 R1 तो कट हो जाएगा, दैट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1। ये मेरे पास आ जाएगा। सो करंट I जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ठीक है, नाउ इस पे एक काम करो, R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी E1 R2 प्लस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2।
नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द इक्विवेलेंट सर्किट, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट सिंपली कितना आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, एंड जो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट विल बी सिंपली, दोनों बैटरी को भूल जाओ, दोनों बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो जस्ट लाइक थेवेलिन्स पे जो हमने किए थे, एंड अब जो है वो यहां पर सिंपली अप्लाई कर दो, ठीक है, यानी इन दोनों को शॉर्ट करके R1 और R2 पैरेलल पे आ जाएगा, तो सिंपली जो हमारा R इक्विवेलेंट आना चाहिए था वही तो हमारा आया है। बट दिस फॉर्मेट इज वेरी टफ टू रिमेंबर। टू ब्रिंग द सिमेट्री में ऊपर नीचे R1 R2 से डिवाइड कर दूंगा, सो दैट विल बी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. So that is the equivalent EMF of the circuit. तो अगर मैं इस चीज का कंटिन्यूएशन में करूं, therefore for n cells in parallel, अगर हमारे पास n cells है जो कि हमारा पैरेलल में है, तो इन दैट केस सिंपली अगर हम ध्यान दें, जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी प्लस माइनस E1 बाई R1 प्लस माइनस E2 बाई R2 डॉट 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 प्लस माइनस EN बाई RN, इसका मॉड डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू 1 बाई RN। ये हमारा E इक्विवेलेंट होगा। अगेन यहां पर प्लस और माइनस टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सपोर्ट और अपोज। सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस साइन जो है वो हम यहां पर डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। अगर सारे अगर इक्वल होगा यानी ई होगा, सारे सपोर्टिंग पोजीशन में है, तो ध्यान देना ई कॉमन आ जाएगा और ये दोनों टर्म बाहर चला जाएगा, इट विल बी सिंपली ई। यानी अगर सेम ईएमएफ है और सारे सपोर्टिंग पोजीशन में है तो उसका वैल्यू सिंपली हमारा एक सिंगल सेल की तरह ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट जो है उस पर तो हमारा बदलाव होने वाला है, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट सिंपली कितना आ जाएगा, 1 बाई R1 जो हमारा नॉर्मल पैरेलल में होता है, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई RN, इस चीज का होल इनवर्स। That will be the simple grouping of cells in series and parallel. Okay? Okay, तो अब grouping of cells के ऊपर कुछ questions देख लेते हैं। क्या बोला है? Two sources have equal EMF E and their internal resistances are R1 and R2. R2 greater than R1. ठीक है? Sorry, मैं एक चीज लिखना भूल गया। Cells are connected इन सीरीज। दोनों सेल को जो है वो मैंने सीरीज पे कनेक्ट किया हूं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालो कैपिटल आर, जिसके कारण एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो हमारा जीरो हो जाए। और सवाल यहां पर यह है जो कौन सा सेल है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो हो रहा है, यह चीज हमें यहां पर निकालने की जरूरत है। अच्छा, दोनों सेल को ऑपोजिंग पोजीशन पे लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर तो नेट ईएमएफ हमारा जीरो हो जाएगा। यानी दोनों पे जो हमारा ईएमएफ को लगाना है बैटरी को, तो यहां पर तो सिंपल है, दोनों को हमें सपोर्टिंग पोजीशन पे ही लगाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस।
R1 R2 और ये है हमारा कैपिटल R। तो अगर मैं टर्मिनल्स देखूं यहां पर A B C, अच्छा VAB जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 और VBC जो हमारे पास आएगा दैट विल बी E माइनस IR2। तो R2 ग्रेटर देन, क्योंकि R1 दे रखा है तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं जो VAB मस्ट बी ग्रेटर देन VBC, यानी जिस चीज को जीरो कर सकता हूं वो यही वाला है, क्योंकि ओवरऑल एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेल तो जो क्योंकि सपोर्टिंग पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा करंट फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा। तो नेट जो हमारा होगा इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली एक सेल जो है वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि R2 ग्रेटर देन R1 है तो VAB ग्रेटर देन VBC है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा VBC जो है उसी को हमें जीरो बनाना पड़ेगा, यानी E माइनस IR2 विल बी इक्वल्स टू 0, यानी I जो आएगा दैट विल बी E by R2। That is pretty simple. बट मैं अगर इस पूरे सर्किट का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं तो इन दैट केस I जो हमारे पास आएगा वो तो मैं ये भी लिख सकता हूं 2E by R प्लस R1 प्लस R2। तो I का ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो E by R2 must be equals to 2E by R plus R1 plus R2, यानी R plus R1 plus R2 will be 2R2, यानी R का जो वैल्यू होनी चाहिए that must be R2 minus R1। तभी जो होगा हमारा इस सेल के जो दूसरा वाला सेल का है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, यानी सर्किट पे वो हमारा जरा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 12 non-ideal identical cells are connected in series and kept in a closed box to make a battery. Some cells are wrongly connected. Now this battery is connected in series with an ammeter, ideal ammeter, and two cells identical to each other as well as that of the previous ones. यानी वो जो 12 है उसके साथ भी हमारा परफेक्टली आइडेंटिकल है। ठीक है, अच्छा अगर बैटरी और ये दोनों सेल हमारा सपोर्टिंग पोजीशन पे है तो सर्किट पे करंट मिलता है 3 एम्पियर, और ये जो दो वाले का जो छोटा सा बैटरी है वो अगर बड़ा वाला बैटरी को अपोज करता है तो करंट हमें मिलता है 2 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन करंट का दोनों में सेम ही होता है। तो सवाल ये है जो कितने सेल्स उस बैटरी में हमारा गलत तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज मान लेते हैं, EMF of each cell that is equals to E। अच्छा, X cells are wrongly connected। X cells जो होगा वो हमारा गलत तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो उस बैटरी का जो EMF इक्विवेलेंट होगा तो जितना सही कनेक्ट हुआ है माइनस जितना गलत कनेक्ट हुआ है वो है।
तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 12 माइनस 2x इंटू ई। अच्छा, अब मैंने उस सर्किट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया हूं, तो मान लेता हूं टोटल रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस का मैं सर्किट को कुल मिला के जो है वो मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। इंडिविजुअल मानने की कोई जरूरत नहीं, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा, उसको मैं आर मान लेता हूं। अच्छा, पहले वाले केस पे अगर हम ध्यान दें, 12 माइनस 2x इंटू ई प्लस 2e, क्योंकि दोनों बैटरी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, दैट विल बी 3e। एंड दूसरे केस पे जब अपोज कर रहा है 12 माइनस 2x माइनस 2e, दैट इज डिवाइडेड बाय आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 14 माइनस 2x बाई 10 माइनस 2x, दैट विल बी 3/2। तो 28 माइनस 4x विल बी 30 माइनस 6x, यानी 2x विल बी 2, यानी x विल बी इक्वल्स टू 1। यानी एक बैटरी जो है वो हमारा गलत तरीके से कनेक्ट है, बाकी 9 बैटरीज जो है वो हमारा सपोर्टिंग पोजीशन पर बैठा हुआ है। ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है? देयर आर टोटल कैपिटल N जो कि फिक्स है, दैट हैज m इंटू n आइडेंटिकल सेल्स। उन सेल को मैंने सही तरीके से कनेक्ट किया, सारे को मेरे m रोज पैरेलल पे है और हर एक रो पे n सेल्स जो कि आपस में सीरीज में है। जब मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, तब हमारा जो मैक्सिमम करंट हो सकता है, क्योंकि R कैपिटल R जो है वो तो हमारा वेरिएबल है, तो अब तब जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो है मेरा I। तो सवाल ये है, जो अब अगर n रो के बदले, ठीक है, n रो के बदले मैं m रो के बदले n रोज पैरेलल पे लेता हूं और हर किसी में m सेल्स मेरा सीरीज में कनेक्टेड हो, तो सेम रेजिस्टेंस कैपिटल R जिसके लिए हमारा करंट जो है वो मैक्सिमाइज हुआ है, वो कनेक्ट करता हूं, तो सर्किट का नया करंट हमारा कितना होगा? अच्छा, इफ वी क्लियरली सी, जो इनिशियल सिनेरियो है उस पे हर एक जो रो है उस पे, क्योंकि n सेल सीरीज में है, तो यहां पर हमारा Ne होगा और यहां पर हमारा Nr होगा। और इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो टोटल हमारे पास m रोज है। और अब मैं इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं R। अच्छा, ये सबका ईएमएफ सेम है, सारे सपोर्टिंग पोजीशन पे है, जो हमने पहले भी बात किए थे। इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो ये तो हमारा Ne ही रहेगा, और Nr का m रोज में पैरेलल है, तो ये हमारा हो जाएगा Nr बाई m। तो करंट I जो हमारे पास आएगा इन जनरल, दैट विल बी Ne डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस n स्मॉल r बाई m। और ये वाला करंट को हमें यहां पर अब मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। एंड नाउ इफ वी सी, अच्छा, m का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो कि अच्छा रहेगा। कैपिटल N बाई स्मॉल n, कैपिटल N तो हमारा फिक्स है, तो बाई R प्लस n स्क्वायर मॉल r बाई कैपिटल N।
ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, सो ये वाला चीज को अब हमें मैक्सिमाइज करना है। स्मॉल एन जो है वो तो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, स्मॉल एन जो है वो हमारा वेरिएबल है। टोटल कैपिटल एन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, r plus n square r by capital N that will be greater than or equals to 2 into under root यानी which is equals to 2n capital R small r by n. And if we see जो हमारा I मैक्सिमम तो तब होगा जब नीचे वाला क्वांटिटी हमारा मिनिमम होगा, सो दैट विल बी सिंपली NE डिवाइडेड बाई 2n एंड सो हम सिंपली लिख सकते हैं जो मेरा कैपिटल I है दैट विल बी इक्वल्स टू E, ऊपर √n लिख दो 2 रूट ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, नॉट द एंड ऑफ इट। एंड ये वाला चीज तब होगा जब मेरा कैपिटल R जो होगा दैट विल बी, इन दोनों क्वांटिटी हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी n स्क्वायर मॉल r बाई कैपिटल N। ठीक है, यानी कैपिटल R की वैल्यू अगर मैं सबके टर्म्स में लिखूं तो यहां पर I की वैल्यू हो जाएगा √n 2 √n, तो ऊपर भी √n आ जाएगा मेरे पास, ऊपर भी मेरे पास √n आ जाएगा। और एक बार तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2nr, सो दैट विल बी En बाई 2nr। ये हमारा I, कैपिटल I का वैल्यू है। अच्छा, तो ऐसा है, हाँ ऐसा है। अब जो बोला है वही रेजिस्टेंस R को मैं लगाने वाला हूं, यानी सर्किट पे अब जो हमारे पास आएगा यहां पर मेरे पास हो जाएगा ME और यहां पर हो जाएगा मेरे पास MR, और ऐसे करके हमारे पास टोटल n रोज है, और ये जो हमारा m रोज है इसको मैंने सेम कैपिटल R के थ्रू जो है वो मैं कनेक्ट करने वाला हूं। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास जो E इक्विवेलेंट आएगा वो तो हमारा ME ही आएगा, और यहां पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी MR बाई N, और जो हमारा रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली कैपिटल N को पुट कर दो M इंटू N, सो दैट विल बी सिंपली NR बाई M। ठीक है, अच्छा इसको एक बार कैपिटल N को N इंटू M लिख दो, तो NN गॉन, दैट विल बी EM बाई 2R। ठीक है ना, उसको उसके टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि मुझे फाइनली स्मॉल एन और I के टर्म्स में लिखने के लिए बोला था, क्वेश्चन में था। ठीक है, वो मैं लिखा नहीं। तो यहां पर अब इस वाले पोजीशन पे जो करंट फ्लो करेगा I, सो दैट विल बी सिंपली ME डिवाइडेड बाई M प्लस N बाई M इंटू स्मॉल r।
सो अच्छा, Ne/2R को बाहर कर लेता हूं तो वो तो मेरा I हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया तो यहां पर तो ये बाहर चला गया। सो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, I dash will be I 2mn by m square plus n square. So that will be the current in the case अगर हम रोज और सीरीज को इंटरचेंज करता हूं तो that will be I dash in terms of I, that is the maximum current, previous वाले केस पे m and n. Okay दोस्तों, look at this question. दो identical cell है of EMF equals to 1.5 volt and they have some internal resistance, I don't know. उसको निकालने के लिए मैंने पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अननोन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और एमीटर से मैंने करंट मेजर किया। I आया 1 एम्पियर और वहीं पे अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके सेम रेजिस्टेंस लगाता तो करंट आ रहा था 0.6 एम्पियर। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम निकालने का ट्राई करेंगे। अच्छा, पहले वाले केस पे जो हमारा I1 है वो कितना होगा? दैट विल बी 2E, दैट विल बी सिंपली 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, और ये है मेरे पास कितना 1 एम्पियर, यानी 2 से स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3। अच्छा, दूसरे वाले पे अगर मैं देखूं I2, इन दोनों का EMF क्योंकि इक्वल है, ये तो मेरा 1.5 वोल्ट का ही रहने वाला है और पैरेलल पे होने के बाद ये हो जाएगा R/2, तो ये होगा मेरा 0.6। तो मेरे पास जो आ जाएगा स्मॉल r प्लस 2R विल बी 3/0.6, that will be simply equals to 5. That will be simply equals to 5. ठीक है, and now we have to solve this. हमें R तो चाहिए नहीं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4R plus 2R, that will be simply 7, and subtract कर दो तो 3R will be equals to 2, यानी R equals to 2/3 ohm. R equals to 2/3 ohm. That is the internal resistance of both the cells. Pretty simple and straightforward. ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात इस पे नहीं थी। ओके दोस्तों, मेरे पास दो नॉन आइडियल सेल है। दोनों नॉन आइडियल सेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1.5V और पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और नीचे वाले का है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। और इनके जो पॉजिटिव प्लेट्स है उनके अक्रॉस मैंने एक 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हूं और जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो है मैंने एक 6 ओम का अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हूं। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है, उन दोनों के मिड पॉइंट के थ्रू अगर मैं एक 8 ओम का रेजिस्टेंस, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट पे अगर मैं एक 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, तो सवाल यहां पर यह है उस 8 ओम के थ्रू हमारा करंट कितना होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट है तो ऊपर 2 ओम होगा, नीचे 2 ओम, ऊपर 3 ओम, नीचे 3 ओम होगा। तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट को वापस एक बार बना लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास है 2 ओम, मेरे पास है 1.5 वोल्ट, यहां पर है मेरा 2 ओम और यहां पर जो है मेरे पास है 3 ओम। ये मेरे पास 8 वोल्ट 8 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पर है मेरा वापस 2 ओम। दिस इज अ 1 वोल्ट 1 ओम।
3 ओम। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टेंस को भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो मान ही सकता हूं, उससे फर्क क्या पड़ता है, रेजिस्टेंस का सोर्स तो कभी भी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तो अच्छा, क्योंकि ये अनब्रांच्ड वायर है तो मैं ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस और बैटरी को आपस में इंटरचेंज तो कर सकता हूं, ठीक है। सो 2, 2 और 3 हमारा सीरीज पर आ जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो बनेगा, मेरे पास 1.5 वोल्ट का है और यहां पर मेरे पास 4 2 4 3 7 ओम का है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें नीचे वाले पे, सिमिलर लॉजिक से ये मेरा 1 वोल्ट है और यहां पर जो है मेरे पास 235 ओम है। और अब ये दोनों सेल जो है वो हमारा पैरेलल पे है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 1.5/7 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस 1/6। तो 6 into 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 + 7 divided by 6 + 7, that will be 16/13 वोल्ट। ये हमारे पास EMF इक्विवेलेंट आएगा। और जो हमारा ऊपर वाले पे R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/7 + 1/6 का इनवर्स, सो दैट विल बी 42/13 ओम। बट इसके साथ हमारा R अब सीरीज पे लग जाएगा, सो हमारे पास जो टोटल करंट हो जाएगा I, दैट विल बी 16/13 डिवाइडेड बाई 42/13 प्लस 8, 42/13 प्लस 8 एम्पियर। तो अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं इतना एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8, 21 प्लस 52 एम्पियर, दैट विल बी 8/73 एम्पियर। सो दैट विल बी द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 आइडियल सेल्स है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट और 2.5 वोल्ट का, और 2 रेजिस्टेंसेस है 10 और 20 ओम का, और एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 1 μF। तो फाइनली जब हमारा चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज एक्युमुलेट होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली 10 ओम और 20 ओम को मैं इन दोनों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकता हूं, क्योंकि अगेन रेजिस्टेंस का सोर्स तो कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, बीच वाले को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, 1/10 प्लस 2.5/20 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20, सो 4.5 divided by 3, that will be 1.5 volt। तो यहां पर जो हमारा EMF आएगा that will be simply equals to 1.5 volt, और जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो सिंपली आ जाएगा 20 into 10 divided by 20 plus 10, that will be 20/3 ओम। तो जो हमारे पास नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। दिस विल बी 1 वोल्ट, दिस विल बी 1.5 वोल्ट, एंड दिस विल बी 20/3 ओम,
एंड यहां पर जो है मेरा 1 म्यू एफ है। अरे जब सर्किट का चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे चार्ज जा चुका है, यानी बैटरी के थ्रू हमारा करंट बंद हो चुका है, क्योंकि जब तक बैटरी के थ्रू करंट हमारा बंद नहीं होगा तब तक तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो भी है वो चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है फाइनल स्टेट पे हमारा आई जो है वो हमारा 0 होगा, यानी ये वाला रेजिस्टेंस का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो मैं ये वाला पॉइंट को अगर 0 मानता हूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, और ये अगर 0 है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा 1 वोल्ट। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, सो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 1.5 माइनस 1, दैट विल बी 0.5 वोल्ट। तो हमारे पास जो चार्ज Q आ जाएगा दैट विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 1 म्यू एफ, तो दैट विल बी 0.5 माइक्रोकूलम्ब। तो फाइनली कैपेसिटर में जो चार्ज होगा दैट विल बी 0.5 माइक्रोकूलम्ब। ओके दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाते हैं। जो हमारा यहां पर जो सर्किट है उसके ऊपर ध्यान दो, दोनों बैटरीज हमारा आइडियल है। तो सवाल यह है जो रेजिस्टेंस R के थ्रू हमारा करंट कितना होगा। लुक, वन वे ऑफ सॉल्विंग इट इज श्योरली द KVL KCL। उसके अलावा एक दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका देखते हैं, सुनो। अच्छा, R1 जो है वो तो इसके पैरेलल पे है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाता हूं। तो ये R1 को तो अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, वो तो हमें किसी काम का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे तो इंडिपेंडेंट करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी E नॉट बाई R1, वो तो हमारा किसी काम का नहीं है। बाकी पार्ट ऑफ सर्किट अगर मैं इसको एक बार के लिए भूल जाता हूं, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, R1 को उधर लेकर आ गया हो ना, भूल जाओ, वो कोई काम का नहीं है। बाकी पार्ट ऑफ सर्किट के ऊपर ध्यान दो। मैं ये बार बार समझाना चाह रहा हूं, R1 का प्रेजेंस इस R का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि R1 पे इंडिपेंडेंट करंट है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू E नॉट बाई R1। उसका वैल्यू फिक्स है, तो मैं उसको सर्किट के बाहर ही निकाल दिया, फेंक दिया बाहर उठा के। बाकी सर्किट के बारे में ध्यान दो, this will be E, this will be R. Now this R2 can be considered to be the internal resistance of the cell. और जो ये R3 वाला ब्रांच है वहां पर सेल नहीं है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं जो यहां पर मेरे पास एक 0 वोल्ट का सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। यार, सेल नहीं होने का मतलब 0 वोल्ट का सेल भी तो होना होता है। तो यहां पर जो मेरे पास सर्किट बनेगा, ट्राई टू रियलाइज, दिस विल बी R2, दिस विल बी E नॉट, दिस विल बी R3 एंड दिस विल बी 0 वोल्ट। और इसके साथ अब मेरा एक बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, ये E है, उसको तो अभी रहने देता हूं, और ये वाला मेरा R है। तो ये वाले सेल का जो हमारा इक्विवेलेंट EMF होगा दैट विल बी E नॉट बाई R2 प्लस 0 बाई R3 by 1 by R2 plus 1 by R3. So that can be simply written as E naught R3 by R2 plus R3. And जो हमारा R equivalent होगा that will be simply R2 R3 by R2 plus R3.
तो अब जो मेरे पास सर्किट आएगा उस सर्किट के बारे में ध्यान दो। यहां पर एक इक्विवेलेंट का सर्किट है, यहां पर है आर इक्विवेलेंट, यहां पर जो है दिस विल बी सॉरी मैंने यहां पे उल्टा ड्रॉ कर दिया हूं, सॉरी दोस्तों, यहां पे उल्टा ड्रॉ कर दिया हूं मैंने, ये उल्टा था, ठीक है। एंड नाउ इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको भी एक नॉन आइडियल सेल मान लो जिसका स्मॉल r 0, दोनों सेल सपोर्टिंग पोजीशन पे है और सीरीज में है, तो इसके थ्रू जो हमारा करंट I होगा, करंट I हमारे पास सिंपली आ जाएगा E प्लस E इक्विवेलेंट E नॉट R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, सो दैट इज गोइंग टू बी द टोटल करंट, यानी I जो हमारे पास आएगा E इंटू R2 प्लस R3 प्लस E नॉट R3 डिवाइडेड बाई R इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3, so that will be the current flowing through the circuit. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 5 सेल्स है ऑफ EMF शोन एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस शोन। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है और ऊपर में से कौन सा सेल हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा अप्लाई कर रहा है। पहले जल्दी से I निकाल देते हैं, दैट इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारा जो E इक्विवेलेंट होगा, ये E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली, पहले वाला भी होगा E बाई R, दूसरा वाला भी होगा E बाई R, तो इंटू 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 बाई R, 1 बाई R, ऐसे करके 1 बाई R, यानी 5 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई 16R, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो R से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 5E, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 4 20 10 30 31, यानी दैट विल बी सॉरी नहीं सही है, तो 80E डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। और जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा, दैट R इक्विवेलेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 16R, इसके पूरे के इनवर्स, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 16R बाई 31, दैट विल बी द R इक्विवेलेंट, राइट। तो हमारे जो टोटल करंट आएगा I, तो टोटल करंट I हमारे पास सिंपली आ जाएगा 80E बाई 31 डिवाइडेड बाई 16R बाई 31 प्लस कैपिटल R, यानी 80E डिवाइडेड बाई 16R प्लस 31 कैपिटल R, so that is going to be the total current। अब बात है जो कौन से वाले के थ्रू करंट जो है वो हमारा कौन से वाले पे जो है हमारा करंट मैक्सिमाइज होने वाला है, उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों एंड के, ये वाला एंड को अगर मैं VAB नाम दे देता हूं, तो VAB जो हमारे पास आएगा दैट विल बी E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू कैपिटल R। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, दैट विल बी सॉरी I इंटू कैपिटल R, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 80ER divided by 16R plus 31R। ठीक है, एंड सो ये जो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमारा फिक्स है। नाउ ट्राई टू रियलाइज हमें यहां पर करंट को मैक्सिमाइज करना है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस वो मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है, और दूसरा जो है हमारा उल्टा जो है यानी रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिनिमाइज करने का ट्राई करना है। तो यहां पर अगर मैं मार्क करता हूं I1, I2, I3, I4, I5, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा फिक्स है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं I1 विल बी E माइनस VAB बाई स्मॉल r। ठीक है, सो E माइनस 80ER बाई 16R प्लस 31R divided by small r, so that will be simply equals to 16 E small r minus 59 E capital R divided by small r। ये हमारे पास टोटल करंट आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा मेरे पास I2 कितना आ जाएगा? 2E माइनस VAB बाई 2R। सो ट्राई टू रियलाइज, बाकी में कैलकुलेशन को अगर मैं छोड़ भी दूं तो E बाई R तो दोनों में कॉमन आएगा, E बाई R तो दोनों में कॉमन आएगा, तो माइनस VAB बाई 16R आएगा। यानी इसको कैलकुलेशन को एक बार के लिए यहां पे इस पॉइंट पे छोड़ दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस VAB बाई R, और यहां पर हो जाएगा E बाई R माइनस VAB बाई 2R। एंड सिमिलरली अगले वाले का भी आएगा E बाई R माइनस VAB बाई 4R एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारा चलता रहेगा। नाउ इफ वी सी, ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा ओवरऑल छोटा है, तो I2 मेरा I1 से बड़ा होगा। तो ओवरऑल अगर हम ध्यान दें इसी लॉजिक से, I5 ग्रेटर देन I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, यानी सबसे ज्यादा करंट जो फ्लो करेगा नीचे वाले के थ्रू करेगा, दैट फॉलोड बाय I4, दैट फॉलोड बाय I3, दैट फॉलोड बाय I2, और सबसे कम करंट जो फ्लो करेगा वो हमारा डेफिनेटली I1 के थ्रू ही हमारा करने वाला है। ओके।